सुप्रभात एवं जय हिंद बच्चों आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये वीडियो, इसमें पूरी जानकारी हम विस्तार से देखेंगे। इस वीडियो में मूलतः मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं 8 प्रकार के, उसमें तो हमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होती है, लेकिन ये जो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर आधार पर मैं आप ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हमारा चैनल है इजी एजुकेशन फॉर एग्जाम 02, चैनल का हमारे नाम है। आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा सर्चिंग में। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाक्य क्या होता है। भाषा व व्याकरण का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो वाक्य होता है। देखिए, भाषा के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य। ठीक है, तो उस आधार पर अगर हम देखेंगे तो भाषा और व्याकरण का जो सबसे बड़ा अंग है वह क्या है, वाक्य है। सबसे बड़ी इकाई जो है वो वाक्य है। ठीक है, भाव या भावार्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वाक्य है, अगर सबसे बड़ी इकाई पूछे तो भी आपका आंसर होगा कि वाक्य है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा। शब्दों का सार्थक योग वाक्य कहलाता है। वाक्य की अगर परिभाषा आप लिखें तो आप कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक सार्थक योग जो है वो वाक्य कहलाता है। शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो वाक्य की परिभाषा रही। ठीक है, उसके बाद देखिए वाक्य के प्रकार। प्रयोग व, यहाँ पर देखिए व होना चाहिए, यहाँ पर ये बाय मिस्टेक से न हो गया है, यहाँ पर व होना चाहिए। ठीक है, ये वो आप लोग बना लीजिएगा व। ठीक है, हाँ, तो इस यहाँ पर देखिए ये जो है वो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वो, लिखेंगे ये वो है, न नहीं है वो है। प्रयोग व संरचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। तो सरल वाक्य है साधारण वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं एक एक वाक्य को देखते हैं। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। वाक्य की जो संरचना होती है वो मुख्य रूप से वाक्य संरचना करते समय हिंदी में 3 अंग हैं वाक्य के, कर्ता, कर्म और क्रिया। इन्हीं तीनों को मिलाकर के किसी भी वाक्य की संरचना होती है। ठीक है, इसमें और भी आते हैं कर्ता का विस्तारक, कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक, लेकिन जो मूल रूप है वो कर्ता, कर्म और क्रिया ही है। ठीक है, तो अभी तक ये पता चला आपको सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय हो ऐसे वाक्य को हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं। कोई भी वाक्य हो उस वाक्य के 2 अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखिए हम अगला चलते हैं। इसके बाद चलते हैं उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद सरल वाक्य के बारे में भी हम जानेंगे। उद्देश्य क्या होता है? तो वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, वही उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य में और कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं? तो इसमें कर्ता के साथ साथ कर्ता विस्तारक भी शामिल किया जाता है। उद्देश्य के साथ साथ यानी कर्ता के साथ साथ कर्ता विस्तारक भी शामिल किया जाता है। विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसमें कर्म विस्तारक, क्रिया विस्तारक, पूरक मतलब कि अन्य जो भी कर्ता या कर्म क्रिया के साथ हैं या कर्म के साथ हैं वो सब जो होते हैं वो इसमें होते हैं। सहायक क्रिया आदि को शामिल किया जाता है, यानी कर्म विस्तारक, क्रिया विस्तारक, पूरक, सहायक क्रिया आदि को इसमें शामिल किया जाता है विधेय के अंतर्गत। तो ये आपने देखा कि उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। ठीक है, यानी
वाक्य में जो कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करते हैं वो भी हमने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं उदाहरण पर। अब देखिए, जैसे यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, जैसे रोहन का मित्र सोहन धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। रोहन का मित्र सोहन धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल अगर हम इसको लेते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो रोहन का मित्र ये क्या है, ये कर्ता विस्तारक है। क्या है, कर्ता विस्तारक। और सोहन यहाँ पर क्या है, कर्ता है। सोहन क्या है, कर्ता है। सोहन यहाँ पर मुख्य कर्ता है, जबकि रोहन का मित्र सोहन। ठीक है, रोहन का मित्र सोहन। अब यहाँ पे रोहन का मित्र ये कर्ता विस्तारक है, रोहन का मित्र तक ये कर्ता विस्तारक जो अंडरलाइन है। सोहन यहाँ पर मुख्य कर्ता है, और धार्मिक पुस्तकें, पुस्तक यहाँ पर क्या है, कर्म है। और पुस्तक से पहले उसकी जो विशेषता है वो धार्मिक। पुस्तक कैसी है, धार्मिक है। धर्म से धार्मिक बना, धर्म यहाँ पर एक संज्ञा शब्द है, और धर्म से धार्मिक विशेषण बना। तो अब ये जो धार्मिक है ना, ये कर्म का विस्तारक है। क्या है, कर्म का विस्तारक है। तो यहाँ पर जो पुस्तक है वो कर्म है, और धार्मिक जो है वो कर्म का विस्तारक है, कर्म विस्तारक है। और ज़्यादा पढ़ता है, पढ़ना यहाँ पर क्या है, पढ़ जो पढ़ता है यह क्रिया है, पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, और ता है जो ये सहायक क्रिया है, और ज़्यादा जो शब्द है, ये जो ज़्यादा शब्द है यह क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। तो यह जो पढ़ना क्रिया है, यह पढ़ना क्रिया का एक ज़्यादा जो है वो क्या है, क्रिया विस्तारक है। इसको हम क्रिया विस्तारक कहेंगे, क्योंकि पढ़ना क्रिया के बारे में बता रहा है कि क्रिया जो पढ़ता है वो कैसे पढ़ता है, ज़्यादा पढ़ता है। तो एक तरह से यहाँ पर क्या हो गया, मुख्य कर्ता हो गया सोहन, सोहन का कर्ता विस्तारक, सोहन का मित्र, ये सोहन का कर्ता विस्तारक है। ठीक है, और धार्मिक क्या है, धार्मिक क्या है, कर्म विस्तारक है। पुस्तकें क्या है, ये कर्म है। पुस्तकें यानी पुस्तक जो है वो कर्म है, ज़्यादा जो है वो क्रिया विशेषण है, और पढ़ना जो है यहाँ पर क्रिया है। ता है लास्ट में जो लगा, ये ता है, यह एक सहायक क्रिया है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आपने देखा कि कर्ता विस्तारक, कर्ता में क्या क्या अलग हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार लिख करके प्रयास करूँगा बताऊँ, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, रोहन का मित्र ये है कर्ता विस्तारक, कर्ता विस्तारक। सोहन क्या है, सोहन जो है वो कर्ता है, सोहन करता है। धार्मिक क्या है, ये कर्म विस्तारक है। क्या है, कर्म विस्तारक। और पुस्तकें क्या है, ये कर्म है। पुस्तक क्या है, कर्म है। यहाँ पर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो रोहन का मित्र ये आपका जो है, रोहन का मित्र ये आपका कर्ता विस्तारक है। सोहन जो है वो मुख्य कर्ता है। धार्मिक जो है कर्म विस्तारक है। पुस्तकें जो है वो क्या है, कर्म है। ज़्यादा जो है क्रिया विशेषण। अब ये क्रिया विशेषण के साथ साथ यह क्रिया का विस्तारक भी है। क्रिया यहाँ पे पढ़ना है, तो पढ़ना क्रिया का ये ज़्यादा क्या है, विस्तारक है। और ता है जो अंत में बच रहा है, यह क्या है, ये एक सहायक क्रिया है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो उद्देश्य है वो क्या होगा, सोहन का, रोहन का मित्र सोहन, ये पूरा का पूरा क्या है, उद्देश्य है। ये पूरा का पूरा क्या है, उद्देश्य है। उद्देश्य क्यों है, क्योंकि यह जो है कर्ता विस्तारक जो है, जो कर्ता होता है, कर्ता को उद्देश्य बोलते हैं। और कर्ता के पहले जो भी जुड़ेगा कर्ता के विस्तार के लिए, वो सब के सब क्या कहलाएगा, उद्देश्य कहलाएगा। भी आपने ऊपर पढ़ा कि उद्देश्य किसे कहते हैं, वाक्य में जो प्रयुक्त कर्ता होता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता के साथ उसमें और कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं, तो कर्ता के साथ साथ उसमें कर्ता विस्तारक भी शामिल किया जाता है। तो कर्ता विस्तारक उसमें रोहन का मित्र है, और रोहन का मित्र एक कर्ता विस्तारक है, और सोहन क्या है, कर्ता है। तो रोहन का मित्र और सोहन ये दोनों मिलकर के क्या बन गए, उद्देश्य बन गए। धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है, यह क्या है, विधेय है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इस वाक्य में एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा, वो कैसा वाक्य होगा, वो साधारण वाक्य होगा, वो सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य की यही पहचान है। ठीक है, उसके बाद देखिए, मोहन भोजन खाता है। अब मोहन भोजन खाता है, यहाँ पे मोहन क्या है, कर्ता है, भोजन खाता है ये उसकी क्रिया है।
तो अब मोहन यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता हो गया। क्या हो गया, कर्ता हो गया, यानी मोहन उद्देश्य हो गया। और भोजन खाता है, ये क्या हो गया, ये विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। इस प्रकार इस वाक्य में भी एक कर्ता है और एक विधेय है, जिसके कारण यह भी क्या है, सरल वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए, अब एक उदाहरण मैं यहाँ पर जो ले रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनको कन्फ्यूजन बहुत अधिक होती है हमारे छात्रों को। तो यहाँ पर मैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है, मोहन व सोहन भोजन खाते हैं। मोहन व सोहन भोजन खाते हैं। ये देखिए, मोहन व सोहन भोजन खाते हैं। अब इसमें अभी आपने क्या पढ़ा कि जहाँ पर एक कर्ता और एक कर्म हो, यानी एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वो साधारण वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पर आपको उद्देश्य कितने देख रहे हैं, दो दिख रहे हैं। मोहन और सोहन, ये दो उद्देश्य यानी दो कर्ता हैं, और भोजन खाते हैं। ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही भोजन खाने का काम कर रहे हैं। दोनों का कर्म यानी क्रिया जो है वो समान है, लेकिन कर्ता क्या है, अलग अलग हैं। तो क्या यह सरल वाक्य होगा, बताइए जल्दी से, क्या यह सरल वाक्य होगा? हाँ, यह भी सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मोहन और सोहन जो हैं वो कर्ता तो दो अलग अलग जरूर हैं, लेकिन उनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है वो समान क्रिया की जा रही है। दोनों भोजन खाने का काम कर रहे हैं, यानी क्रिया एक ही है, उद्देश्य इसका जो है विधेय जो है वो एक है। तो इसका ये नियम होता है, इसमें हम ये नियम लगाएंगे कि यदि किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, यदि किसी वाक्य में, आप ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं नियम बता रहा हूँ इसको सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे, कि यदि किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया समान हो तो सभी कर्ता एक ही उद्देश्य माने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, यहाँ पर देखिए मोहन और सोहन दो कर्ता हैं। कितने कर्ता हैं, दो। एक कर्ता हो गया मोहन और दूसरा कर्ता हो गया सोहन, तो ये दो कर्ता हो गए। लेकिन भोजन खाते हैं, ये भोजन खाते जो क्रिया है वो एक ही है। क्या है, एक ही है, यानी दोनों ही भोजन खाने का काम करते हैं, यानी दोनों ही समान क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया करते हैं, समान क्रिया। मोहन भी भोजन खाता है और सोहन भी भोजन खाता है। तो दोनों यहाँ पर जब समान क्रिया कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अगर क्रिया समान होती है तो कर्ता भले ही कितने क्यों न हो, एक हो या एक से अधिक हो, एक से अधिक क्यों न हो, वहाँ पर जो कर्ता होंगे वो एक ही माने जाएंगे। ये जो उद्देश्य होगा यह एक ही माना जाएगा। और भोजन खाते हैं यह एक विधेय है। ठीक है, तो जब एक विधेय, और आप इसको भी ऐसे भी आप पता कर सकते हैं कि जिस वाक्य में एक विधेय होगा वहाँ कर्ता भी एक ही होगा, उद्देश्य भी एक ही होगा। वहाँ उद्देश्य कई होने पर भी वो क्या होंगे, एक ही माने जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम ये नियम अप्लाई करेंगे कि हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, इस एग्जाम्पल के लिए हम ये नियम अप्लाई करेंगे कि जिस वाक्य में, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिख भी सकते हैं अपने कॉपी में अगर आपको भूलने की शंका है तो, कि यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो, देखिए यहाँ पे कर्ता एक से अधिक, मोहन और सोहन ये दो कर्ता हैं। यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हो और क्रिया समान हो, अब दोनों एक समान क्रिया कर रहे हैं, भोजन खाने का काम दोनों ही करते हैं, तो दोनों की जो भोजन खाना यहाँ पर क्या है, ये क्रिया है, खाते हैं ये क्रिया है, क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। तो ये क्रिया दोनों की समान है। तो जब दो अलग अलग कर्ता हों और दोनों की क्रियाएं समान हो, तो जो कर्ता होंगे, जो दोनों कर्ता होंगे वो एक ही उद्देश्य माने जाएंगे। अर्थात इन दोनों को मिलाकर हम एक उद्देश्य मानेंगे। क्या मानेंगे, एक उद्देश्य मानेंगे। तो अब ये एक उद्देश्य हो गया और भोजन खाते हैं एक विधेय हो गया। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो यह भी सरल वाक्य है। कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल जो है, सोहन पढ़ व लिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये कौन सा वाक्य है, क्या है, सरल वाक्य है
यहाँ यह भी देखिए सरल वाक्य है। कैसे सरल वाक्य है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे आपने भी पढ़ा कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, लेकिन यहाँ पर उद्देश्य तो एक है, सोहन एक ही उद्देश्य है, लेकिन इसका जो विधेय है ना, विधेय क्या है? दो है। इसमें क्रिया जो है वो क्या है? क्रिया दो है। क्रिया कितनी है? दो है। पहली क्रिया क्या है? पढ़ना, और दूसरी क्रिया है लिखना, और सोहन क्या है? यहाँ पर उद्देश्य है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे पहचानेंगे? तो यह भी एक सरल वाक्य है। सरल वाक्य क्यों है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जहाँ पर इस तरह का आपको वाक्य मिले, सोहन पढ़ व लिख रहा है, तो वाक्य में जब किसी वाक्य में कर्ता एक या समान होने पर, अब यहाँ पर देखिए सोहन क्या है? एक ही करता है। सोहन क्या है? एक ही करता है ना। जब किसी वाक्य में एक ही करता हो, एक ही करता हो, तो जब एक किसी वाक्य में समान करता हूं या एक ही करता हो पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय, तब परंतु जो क्रियाएं हैं, तब सभी जो क्रियाएं हैं वो क्या होंगी? एक ही विधेय में गिनी जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि वाक्य में जब कर्ता क्या हो? समान हो, ठीक है। जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता हो लेकिन क्रिया क्या हो? दो अलग अलग हो, तो वह जो दोनों क्रियाएं होंगी वो क्या होंगी? एक ही विधेय मानी जाएंगी, एक ही विधेय में गिनी जाएंगी। किसमें? एक ही विधेय में। क्यों? क्योंकि सरल वाक्य की ये पहचान होती है कि जब उसमें कर्ता एक होगा तो क्रिया भी एक ही होगी। यहाँ भले ही पढ़ना और लिखना कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जा रही हैं, लेकिन ये जो पढ़ना और लिखना है एक ही कर्ता के द्वारा की जा रही है, एक ही व्यक्ति के द्वारा की जा रही है। और अगर आप ऐसे भी देखेंगे तो ये संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़ते हैं, दो शब्द नहीं जुड़ते। यहाँ पर पढ़ना और लिखना ये क्रिया है, क्रिया के शब्द हैं, तो यहाँ पर क्या है? यह भी सरल वाक्य है। तो इसके लिए आप नियम क्या लिखेंगे? इसके लिए नियम होगा कि वाक्य में जब एक कर्ता होने पर, वाक्य में एक कर्ता होने पर सभी क्रियाएं एक ही विधेय में गिनी जाएंगी। अर्थात क्रियाएं अगर एक से अधिक हैं तो जितनी भी क्रियाएं हैं, 1 2 3, वो सब के सब एक ही विधेय में गिनी जाएंगी। सभी क्रियाओं को मिलाकर एक ही विधेय होगा। अर्थात यहाँ पे पढ़ना और लिखना ये दोनों मिलाकर के एक विधेय बना। इस प्रकार यह विधेय हो गया, एक विधेय हो गया। और सोहन क्या है? उद्देश्य हो गया। तो सोहन एक उद्देश्य हो गया, और पढ़ व लिख रहा है ये एक विधेय हो गया। तो जहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पे साधारण वाक्य होता है। तो इस वाक्य में भी यह जो वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है? यह भी साधारण या सरल वाक्य है। तो यह भी क्या है? सरल वाक्य। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है। सोहन पढ़ व लिख रहा है, यह भी क्या है? सरल वाक्य है। अब एक एग्जाम्पल हम आपको और देते हैं। मोहन, सोहन व रोहन पढ़ व लिख रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, अभी आपको हमने बताया कि जहाँ पर एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो न, एक कर्ता हो एक क्रिया हो, वहाँ पर क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। अर्थात कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, क्रिया को विधेय कहते हैं। जहाँ पर एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो, वह क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, सर यहाँ तो मोहन, सोहन और रोहन, यहाँ पे 3 कर्ता है। कितने कर्ता हैं? 3 कर्ता हैं। पढ़ना और लिखना 2 क्रियाएं हैं। तो सर ये सरल वाक्य कैसे हुआ? इसी को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए इसमें क्या होता है कि मोहन, सोहन और रोहन पढ़ व लिख रहे हैं, यह भी एक सरल वाक्य। कैसे सरल वाक्य मैं बता रहा हूँ। इसके लिए नियम यह है कि यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों, इसके लिए मैं जो बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से सुनिएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। भूलने का अगर शंका हो आपको तो आप लिख लीजिएगा कि यदि वाक्य में कर्ता एक से अधिक हों और क्रियाएं भी एक से अधिक हों। अब यहाँ पर देखिए, मोहन, सोहन और रोहन ये 3 कर्ता हैं। क्रिया क्या है? पढ़ना और लिखना 2 क्रियाएं हैं। तो वाक्य में अगर एक से अधिक कर्ता हों और क्रियाएं भी एक से अधिक हों, लेकिन प्रत्येक कर्ता द्वारा की गई क्रिया समान हो, प्रत्येक कर्ता द्वारा जो की गई क्रिया है वो समान हो, तो ऐसे वाक्य भी सरल वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मोहन, सोहन और रोहन ये तीनों कर्ता क्या काम कर रहे हैं?
पढ़ने और लिखने का काम कर रहे हैं। यानी कर्ता तो तीन हैं लेकिन उनकी जो क्रियाएं हैं वो समान है। क्या है? समान है। मोहन भी पढ़ता है, सोहन भी पढ़ता है और रोहन भी पढ़ता है। मोहन भी लिखता है, सोहन भी लिखता है और रोहन भी लिखता है। यानी पढ़ और लिखना, पढ़ना और लिखना तीनों ही जो करता है, मोहन, सोहन और रोहन, ये तीनों कर्ता यहाँ पर पढ़ने और लिखने का ही काम कर रहे हैं। यानी इन तीनों कर्ता की जो क्रियाएं हैं वो समान है। इसलिए जब तीनों कर्ता की क्रियाएं समान हैं तो वहाँ पर एक ही उद्देश्य होगा और तीनों कर्ता मिलकर के एक ही विधेय होगा और तीनों कर्ता मिलकर के एक ही उद्देश्य बनेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर मोहन, सोहन और रोहन ये तीनों कर्ता मिलकर के एक उद्देश्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक उद्देश्य बनते हैं। और पढ़ लिख रहे हैं ये दोनों मिलकर के एक विधेय बनते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक उद्देश्य और एक विधेय, एक उद्देश्य एक विधेय कहाँ होता है? एक उद्देश्य एक विधेय जो होता है वो सरल वाक्य या साधारण वाक्य में होता है। इसलिए यहाँ क्या है? सरल वाक्य या साधारण वाक्य है। तो इसमें भी सरल वाक्य, साधारण वाक्य, इस तरह के प्रश्न अगर आपके परीक्षा में पूछे जाएं तो आपको इसमें बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। तो यह भी क्या है? सरल वाक्य। कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। तो इतना एग्जाम्पल मैंने आपको सरल वाक्य का दिया। अब आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9651675219 पर मैसेज करके, कमेंट करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। अब हम अगला प्रकार पर चलते हैं जो है संयुक्त वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य देखिए किसे कहते हैं। सोहन पढ़ रहा है लेकिन मोहन लिख रहा है। यह देखिए एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, अभी हम इसकी परिभाषा पर भी बात करेंगे। ठीक है, पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। संयुक्त वाक्य देखिए, जहाँ एक से अधिक साधारण उपवाक्य हों, एक से अधिक साधारण उपवाक्य हों और सभी स्वतंत्र हों, सभी क्या हों? स्वतंत्र हों तथा किसी योजक से जुड़े हों, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। अब इसमें देखिए आपको तीन बात ध्यान रखनी है। कौन कौन सी तीन बात ध्यान रखनी है? पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जहाँ एक से अधिक साधारण उपवाक्य हों। उपवाक्य क्या होते हैं? देखिए, जैसे हमने यहाँ पर कहा यहाँ पर कि, एक मिनट मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ उपवाक्य के बारे में। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमने बताया कि सोहन पढ़ रहा है लेकिन मोहन लिख रहा है। सोहन पढ़ रहा है, मोहन लिख रहा है। ये इसमें दो वाक्य हैं। कौन? कितने वाक्य हैं? दो वाक्य हैं। तो ये दो वाक्य में जो ये पहला वाक्य यह क्या है? यह एक उपवाक्य। क्या है? उपवाक्य। और मोहन लिख रहा है, यह भी क्या है? उपवाक्य है। ये दोनों साधारण वाक्य हैं और इन दोनों वाक्यों को मिला करके जब हम एक वाक्य बनाए, सोहन पढ़ रहा है लेकिन मोहन लिख रहा है, ये मिल करके दोनों एक वाक्य बनते हैं। और उसी एक वाक्य का जो आधा भाग है, यानी सोहन पढ़ रहा है इसका जो आधा भाग है, इसी को हम उपवाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपवाक्य या साधारण वाक्य। उपवाक्य या साधारण उपवाक्य इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण उपवाक्य। अब साधारण उपवाक्य क्या होता है? जिस उपवाक्य में एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया हो, उसे हम साधारण उपवाक्य कहते हैं। अब कैसे हम पता करेंगे इसमें एक ही कर्ता है? अब देखिए, इसमें सोहन पढ़ रहा है, सोहन क्या है? कर्ता है। सोहन क्या है? कर्ता है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो सोहन एक कर्ता है और पढ़ना एक क्रिया है। तो जहाँ पर एक कर्ता और एक क्रिया होगी वो क्या होगा? साधारण वाक्य होगा। मोहन लिख रहा है, मोहन में भी यहाँ पर एक कर्ता है। क्या है? एक कर्ता है। लिखना क्या है? यह भी क्या है? क्रिया है। यानी यहाँ पर भी एक कर्ता मिल रहा है, यहाँ पर भी एक क्रिया मिल रही है। तो यह भी एक सरल वाक्य है या साधारण वाक्य है। ठीक है, अब जब दो सरल वाक्य आपस में किसी योजक से मिलेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य बोलेंगे। ठीक है, और यह जो लेकिन जो है यह एक योजक है और लेकिन के पहले सोहन पढ़ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? उपवाक्य बोलेंगे। उपवाक्य जो होता है वह वाक्य का एक अंश होता है, वाक्य का एक भाग होता है, उसे हम उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर किसी बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर बताएं। वैसे मैं बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके सभी डाउट और आपके सभी जो मन में जो प्रश्न हैं वो क्लियर हों। उसके बाद भी अगर आपको कोई समस्या तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए, परिभाषा हो चुकी है। मैंने आपको बता दिया कि उपवाक्य क्या होते हैं। अब देखिए, संयुक्त वाक्य में आने वाले जो योजक होते हैं वो क्या होते हैं? लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं, व, बल्कि, अपितु आदि, ये विभिन्न प्रकार के जो योजक हैं संयुक्त वाक्यों में दो वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है,
अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि योजक न होने पर अल्प विराम लगा दिया जाए तो यह भी योजक का काम करता है। ठीक है, योजक न होने पर अगर अल्प विराम लगा दिया जाए तो वह अल्प विराम भी एक योजक का काम करता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे हमने कहा कि मोहन लिख रहा है और सोहन पढ़ रहा है। अब हमने एग्जाम्पल दिया कि मोहन लिख रहा है और सोहन पढ़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम और को हटा देंगे। क्या करेंगे? और को हम यहाँ पर से हटा देते हैं। ठीक है, मोहन लिख रहा है, अभी आपको कॉमा का बताना है तो मैं यहाँ पर और को हटा देता हूँ। मोहन लिख रहा है, अब यहाँ पर हम ये अल्प विराम, ये कामा होता है, क्या होता है? कामा। ये जो कामा होता है इसी को हम अल्प विराम बोलते हैं। ये कामा जो होता है ऐसे लगाते हैं ना, इसी को अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। जो कामा होता है उसको अल्प विराम बोलते हैं। देखिए, मोहन लिख रहा है, लिख रहा है। अब यहाँ पर हम कॉमा अल्प विराम लगा देंगे। मोहन लिख रहा है, सोहन पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, मोहन लिख रहा है, सोहन पढ़ रहा है। अब इसमें कोई योजक का प्रयोग नहीं हुआ, योजक की जगह पर यहाँ पर ये कॉमा लगा दिया। तो अगर इस तरह का भी कॉमा लगा हुआ वाक्य आपके सामने आता है तो अभी कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य होगा, वो सरल वाक्य नहीं होगा। आप जरूरी नहीं है कि हर संयुक्त वाक्य में योजक ही आए। योजक की जगह पर कभी कभी इस तरीके से कॉमा लगा कर दे देता है, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आप वहाँ पर कैसे पहचान करेंगे ऐसे वाक्यों में? उसमें आप देखेंगे कि उस वाक्य में कॉमा तो लगा है, लेकिन कॉमा लगने के साथ क्या उस पूरे वाक्य में क्या दो वाक्य निकल रहे हैं, दो सरल वाक्य निकल रहे हैं? तो अगर दो सरल वाक्य आपको दिखाई देते हैं तो वह भी क्या होगा? संयुक्त वाक्य होगा। अर्थात इस तरह का कहीं कोई वाक्य है और उसमें ये कॉमा लगा हुआ है अल्प विराम, तो वहाँ पर भी वो संयुक्त वाक्य होगा। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि वहाँ पर योजक शब्द नहीं देगा, आप योजक रट के गए हैं और योजक नहीं आया और आप कंफ्यूज हो गए कि ये तो योजक आता है, इसमें तो योजक आया ही नहीं, तो आप गलत मत करिएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। तो मोहन लिख रहा है, कॉमा लगा दिया और फिर बोल दिया कि सोहन पढ़ रहा है। तब यहाँ पर देखिए, दो अलग अलग वाक्य हैं, दो साधारण वाक्य हैं। पहला वाक्य है मोहन लिख रहा है, दूसरा वाक्य सोहन पढ़ रहा है, और दोनों के बीच में कॉमा लगा है। तो यह भी इस तरह का अगर वाक्य कहीं आपको देखने को मिलता है तो यह भी संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला देखिए। अब देखिए, संयुक्त वाक्य के और बहुत सारे उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने बहुत समझाया परंतु वह समझी नहीं। अब यहाँ पर देखिए, वह समझी नहीं, वह क्या है? एक कर्ता है। क्या है? कर्ता है। समझी नहीं, ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। एक वाक्य तो ये हो गया। दूसरा वाक्य, मैंने उसे बहुत समझाया। समझाना यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया हो गई। मैंने क्या हो गया? कर्ता हो गया। यानी इसमें दो कर्ता हैं और दो क्रिया हैं और दो साधारण वाक्य अलग अलग हैं और किससे जुड़े हैं? परंतु से जुड़े हुए हैं। यह भी क्या है? संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। अगला है, सोना आती है, सोना आई और चली गई। सोना आई और चली गई। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है कि सोना आई और चली गई। अब इसमें भी देखिए, सोना आई, यहाँ पे आती लिखा हुआ है, यहाँ पे आई है। ठीक है, आप लोग इसको आई बना लीजिएगा। सोना आई और चली गई। तो ये दोनों ही वाक्य क्या है? यह भी क्या है? एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि सोना आई, सोना यहाँ पे करता है, आना उसकी क्रिया हो गई। चली गई और चली गई। चली गई ये क्या है? यह भी जो है चलना उसकी यहाँ पर क्रिया है। सोना आई और चली गई, तो यह भी आपका क्या है? एक संयुक्त वाक्य है। अगला है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ। तो इस प्रकार से यह भी एक संयुक्त वाक्य है। अतिथि आए, ठीक है, अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, यह भी आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, इसमें भी देखिए,
अतिथि आना, अतिथि क्या हो गया, कर्ता हो गया, आना उनकी क्रिया होगी। कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम शुरू हुआ, तो यहाँ पर भी क्या है, यह भी जो है वो क्या है, संयुक्त वाक्य है। उसने कहा और मैं मान गया, यह भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो उम्मीद करते हैं आपको संयुक्त वाक्य समझ में आया होगा। उसके बाद हम अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। जो वाक्य का जो अगला प्रकार है वह प्रकार है मिश्र वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाता है। ठीक है, मिश्र वाक्य की परिभाषा है जो कि आपने डेफिनेशन को देखा। ठीक है, तो आते हैं अगले। ओके, GR LED लाइट्स मेक इंडिया ब्राइट।